हाँ जी। तो पेंसिल ले आया हूं मैं अपने पास। आज हम आपका एक डेमो सेशन ले रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग आपके टॉपिक को पढ़ाएंगे जैसे प्रॉपर क्लास होती है। आप यही मान के चलें अब कि आपको आज क्लास लेनी है। अपनी कॉपी निकाल लें और कॉपी में आपको लिखना भी है, साथ साथ में जो मैं डिस्कशन करूंगा उसको भी लिखना है, प्लस मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास जो कंटेंट है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको अगर हमसे कोई बात करनी हो, चैट करनी हो, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपने चैट बॉक्स में जाकर। और मयंक, आप जो रेज हैंड कर रहे थे, भी रेज हैंड नहीं करना है, ठीक है? रेज हैंड को तो फिर क्या है ना, उसमें पहले क्लास चलेगी, फ्लो बनेगा तो बीच में आएंगे, ठीक? अदरवाइज आप अपने पास जो है मैसेज सिर्फ डायरेक्ट डालो और उसके अंदर मैं आपकी रिप्लाई आपको देता रहूंगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अपनी कॉपी में लिखेंगे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये उसका नाम है। हम लोग आपके साथ वैसे डिस्कशन जब करेंगे तो बताते रहेंगे आपको। अपनी एक क्लास का टॉपिक आएगा जहां पर हम लोग ना ये बताएंगे कि ये स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं और ये किन पर अप्लाई होते हैं। आज नहीं बताएंगे, ठीक है? वो हम क्लासेस के अंदर, जो आपकी पहली क्लास होगी ना, वहां बताएंगे। आज एक डेमो क्लास है तो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, निखिल तिवारी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर ये एलएमएस की फुल फॉर्म क्या है? एलएमएस की फुल फॉर्म होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस मींस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो आप अपने पास जो लर्न करते हैं उसके लिए एक डेटा मैनेजमेंट आपकी यहाँ पर होती है, तो ये एलएमएस होता है, ठीक है? और अभी ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली पता चलती जाएंगी धीरे धीरे। आप देखिए, आप इस क्लास के बगल में आपके पास एक डेटा दिख रहा है ना, जिसमें लिखा हुआ है मेन बुक लिखा हुआ है, या जिसके अंदर आपके पास और सेक्शन बने हुए हैं। वो जितना पार्ट है वो एलएमएस कहलाता है। क्लास के अगल बगल की जो चीजें वो आपका एलएमएस कहलाता है, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बेसिकली क्या कहने का प्रयास करता है। मुझे ये बताओ, आपके माता पिता आपने मुझे आंसर देने भी है साथ साथ में, ठीक है? आपके माता पिता आपको क्या कहते हैं? अच्छे बच्चे बनो या बुरे बच्चे बनो? 18 के बाद की क्लास ऐसी, हाँ बस ऐसे ही होगी बैंक। आपको कोई A+ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही चलेगी जैसे आप अभी क्लास कर रहे हैं। ये डेमो क्लास है, ठीक है? मुझे फटाफट से बताओ, आपके माता पिता आपको जो कहते हैं अच्छे बच्चे बनो, कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं? पहले तो ये पता करें। आकांक्षा कह रहे हैं हाँ सर, हमें बिल्कुल हमारे माता पिता कहते हैं कि अच्छे बच्चे बनो। क्या आपने कभी अपने माता पिता से पूछा है कि अच्छे का मतलब क्या है? उनसे क्वेश्चन तो लगाओ ना। अच्छा, ये कुछ नालायक ना बार बार रेज एंड किए चले जा रहे हैं, तो अभी कोई रेज एंड नहीं करने आपने, ठीक है? अभी आप बैठो शांति से। रेज एंड से ना फिर क्या होगा, हमारी क्लास की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। वो फीचर है, हम यूज करेंगे, बट उसको ऐसा नहीं कि हम पता चला मेरे बोलने से ज्यादा तुम ही बोले जा रहे हो। ओके, शांति रखेंगे उसके अंदर। तो अपने माता पिता से कहना कि भाई थोड़ा बताएं अच्छे का क्या मतलब है। जैसे एक बच्चे ने कहा, चैतन्य ने, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे माता पिता कहते हैं कि एडिक्ट नहीं बनना चाहिए। अच्छा ये बताओ चैतन्य, मैं तुम्हें कहता हूं आओ, तुम्हें मैं आज पार्टी है हमारे घर पे, आओ। अब आप आओगे कि नहीं आओगे? आओगे कि नहीं आओगे? अच्छी बात क्या है? कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया। पार्टी में बुला रहा हूं अपने घर पर, आप आओगे कि नहीं आओगे? तो आपके लिए कितने मुश्किल सवाल हो गया कि क्या कहें। जाने में कौन सी बुराई है और ना जाने में कौन सी बुराई है? दोनों ही बराबर की बातें लगती है। तो इसका मतलब ये हो गया चैतन्य कि कुछ पॉइंट्स पर आकर ना ये चीज जो होती है बड़ी ब्लर हो जाती है। एडिक्ट होना किसी ड्रग्स का, ये बुरी बात है, नो प्रॉब्लम। और आप बहुत ही ईमानदार आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। बट समटाइम्स
ये चीज ब्लर होती चली जाती है। कैन यू इमेजिन कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा इसमें से क्या बोलूं और बुरा इसमें से क्या बोलूं। जब इस सिचुएशन में आते हैं हम लोग कि हमें नहीं पता चल रहा होता क्योंकि वो बातें सभी करेक्ट लग रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानते हैं कि डिस्क्लोजर इज द बेस्ट मेथड। अब आप कहेंगे सर इसका डिस्क्लोजर के साथ क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप मेरे को जरा बताना। भाई हम तो अकाउंटेंट है ना, तो हम अकाउंटेंट की बात करेंगे। ये रही बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट? ऑफ ए लिमिटेड। इस बैलेंस शीट में इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी है। मैं आपसे कहता हूं इस पर कमेंट करो कि ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस गुड है या बैड है। आप कैसे कमेंट करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं जरा इस पर कमेंट करो, ये ए लिमिटेड है, ये गुड है कि बैड? ए को अडानी मत समझ लेना, मैंने ए लिमिटेड वैसे ही बोलता हूं, अब आप उसको अडानी से जोड़ दें, अडानी का मसला चल ही रहा है तो उसको अडानी से मत जोड़ देना। मैं ये कह रहा हूं क्या ये गुड है या ये बैड है, आप इसका पता नहीं लगा सकते। मैं इसमें 4 फिगर नकली डाल दूं तो आपको गुड लगना शुरू हो जाएगी। मैं इसमें कुछ धांधलेबाजी कर दूं, आपको देखने में अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। इस बात को कैसे पता लगवाएं कि ये अच्छी है कि बुरी है? यहां पर हमारे पास अगर मैं इसके नीचे डिस्क्लोजर कर दूं, अगर डिस्क्लोजर कर दूं कि मेरी पॉलिसीज क्या क्या हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं वी डोंट चार्ज डेप्रीसिएशन, हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बना रखा है और हमारी पॉलिसी है वी डोंट चार्ज डेप्रीसिएशन। नाउ फटाफट से बताओ क्या आप इस पे झट से कमेंट कर पा रहे हैं कि इज इट गुड और बैड? इसके भरोसे के ऊपर क्या ये बैलेंस शीट भरोसेमंद अब लग रही है? जैसे ही मैंने एक पॉलिसी बताई तो क्या आपका भरोसा बना या हट गया उसके अंदर से? इसका मतलब द मोमेंट आपको मैंने ये कहा अनीश कुमार पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा जरा, तो मैं आपको द मोमेंट में कहता हूं कि डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हो रही है, आप वहीं समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये कि इसके अंदर रिलाय करना गलत है, इस पर भरोसा करना गलत है। इसका मतलब ये कि ये पॉलिसी इसको इवैल्यूएट करने में आसान करती है। अगर ये ना होता तो आप नहीं बता पा रहे थे कि इसे गुड कहना है कि बैड कहना है। द मोमेंट मैं आपको कहता हूं ये डेप्रीसिएशन नहीं है। अच्छा, आकांक्षा कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स ओल्ड वैल्यू है, मतलब आई मीन टू से आकांक्षा एनीवे डेप्रीसिएशन के बिना ट्रू पिक्चर तो आएगी नहीं। ओल्ड भी एसेट है, कार पुरानी भी हो अगर तो डेप्रीशिएट तो करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं कर रहा है, मैं कहूं अडानी अपनी बैलेंस शीट में डेप्रीसिएशन ही नहीं लगा रहा है, तो इससे आपका उस बैलेंस शीट पे भरोसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, आप सारे बच्चे मेरे को बताओ आपको क्या लगता है शर्मा जी अच्छे आदमी है कि बुरे आदमी है? अब इस समय आप ना मेरे अच्छे और बुरे होने पर क्या ढूंढ रहे हैं? अभिषेक ने कहा अच्छे आदमी है, वेरी गुड। अभिषेक ने मेरे को अच्छा बोला है, देवम ने मुझे अच्छा बोला है। अब मैं अपने बारे में बता दूं, अमन ने भी मुझे अच्छा बोला है, मैं बता दूं, मैं गली के अंदर सब निकलता हूं तो जैसे ही किसी की गाड़ी वहां से हो मैं कान पे चांटा लगाता हूं। जितने छोटे बच्चे हैं मुझे देखते हैं अपने फुटबॉल लेकर भाग जाते हैं क्योंकि मैं उनकी बहुत पिटाई करता हूं। मैं रिश्वतखोरी में पूरा विश्वास रखता हूं, मैं लूट खसोट और मारपीट का पूरा उसका भक्त हूं। अब बताइए, द मोमेंट आपने मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए, अब आप बताओ शर्मा जी अच्छे लगे कि बुरे लगे? देवम कह रहा आप तो बहुत बुरे आदमी हो, आपसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे? द मोमेंट मैं अपने बारे में डिस्क्लोजर करता हूं तो आपको उससे क्या पता चलता है कि नहीं ये अच्छे आदमी तो नहीं निकले। हम दोस्तों के साथ भी तो ऐसा ही होता है, हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं ये तो सत्यम शिवम सुंदरम है,
इससे अच्छा दोस्ती नहीं है। फिर कुछ दिन बाद दोस्ती में आप जब उसको पहचानते हैं तो देखते हैं उसकी ये नेचर में बड़ी दिक्कत है, उसकी इस नेचर में बड़ी दिक्कत है। जब हमें उसका आभास होता है तो हम कह रहे हैं छोड़ यार, बिल्कुल खराब दोस्त है ये तो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्क्लोजर हम जब अपनी पॉलिसीज का करते हैं तो हम अपने बारे में बता रहे होते हैं। और अब मेरे टॉपिक पर आओ, जब मैं कहता हूं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम नीचे लिखेंगे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो बताओ इस स्टैंडर्ड का बेसिक उद्देश्य क्या होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है इसका बेसिक उद्देश्य क्या होगा? जिससे वो पॉलिसीज अच्छी है कि बुरी है ये मैं नहीं कह रहा। क्या मैंने ये बोला कि सिर्फ अच्छी पॉलिसीज ही यहां बताओ? जरा बताइए। अगर मैं आपको ये कहूं कि सिर्फ अच्छी पॉलिसीज ही आपने डिस्क्लोज करनी है तो बेकार हो गया, या मैं कहूं सिर्फ बुरी पॉलिसीज ही डिस्क्लोज करनी है तो भी बेकार हो गया। ये फैसला लोगों को करने दे कि ये पॉलिसी अच्छी है कि बुरी है। हम और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आज ये कसम खाएं हम अपने जीवन में, क्या आपने जीवन में बड़ी सारी बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने हैं? बोलो हाँ। जीवन में आपने बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने हैं। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपको ये मैंडेट करता है, मैंडेट का मतलब होता है जबरदस्ती करता है कि आप उन अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर ईमानदारी से करोगे। अगर मैं कुछ बातें छुपा लूंगा, अडानी साहब ने कहा यह बात छुपा लो, और मैं छुपा लूंगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डिस्क्लोजर करना है। ऐसा ना हो कि हम डिस्क्लोजर ना करें और कोई और लोग डिस्क्लोजर करें और इससे हमारे प्रोफेशन को हर्ट हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपको यह मैंडेट करता है कि सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सिग्निफिकेंट है, वर्ड सुनिए मैंने क्या बोला, सारी की सारी पॉलिसीज जो सिग्निफिकेंट हैं वो आपको एक ही जगह पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी है। कसम खा लीजिए कि आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब यह कि आपको अपने जीवन में बड़ी बैलेंस शीटें साइन करनी है, लेकिन निश्चित रूप में ध्यान रखना है कि आप अपनी उस बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करेंगे। सर हमें किसी कंपनी में दिखाओ, क्या कोई कंपनी ऐसा करती है कि नहीं? क्या आप देखना चाहते हैं किसी कंपनी में कि किसी कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा है? तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। तो आइए हम आपके साथ दिखाते हैं। मेरे पास यहां बहुत सारी कंपनीज की हैं, बट इन पर इंड एस अप्लाई होते हैं, तो मैं देख लो इसके अंदर से जिन पर इंड एस अप्लाई नहीं होते हैं उनके अंदर हम देख लें। ये लो मिल्टन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। ये मिल्टन की एक बैलेंस शीट है, क्या आप देख पा रहे हैं मिल्टन की इस बैलेंस शीट को? ये मिल्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक बैलेंस शीट है, ठीक है। ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये एज पर इंड एस नहीं है, ठीक है। तो हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, यही आपने जीवन में बनानी भी है। ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। मुझे एक बार दिखाना। ये जो बैलेंस शीट आपको दिख रही है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है, ये आपने बनाना है अपने जीवन में। इनसे आपका प्रेम होना चाहिए, तुम्हारी रोजी रोटी है। खड़े होकर नमस्ते करो इसको, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को। बोलो आज हमारा इससे पहली बार रूबरू हो रहे हैं इंटरमीडिएट के अंदर। यही बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अगर ठीक से बना ली तो तुम्हारा काम हो गया, तुम जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हो। अगर तुमने इसे ठीक से पढ़ना सीख लिया, ओ माय गॉड, तुम फाइनेंस के अंदर इस बैलेंस शीट को अगर ठीक से पढ़ सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, तो कर ली पार दुनिया तुमने। इसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से तुमने टैक्स निकालना सीख लिया, तो कर ली दुनिया पार तुमने। समझ रहे हैं? ये हमारा आधार है। इसी से तुमको टैक्स समझ में आने वाला है, और इसी से तुमको एफएम समझ में आने वाला है, और इसी का तुमने ऑडिट करना है, और इसी में तुमने कॉस्ट एनालिसिस करना है। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट में वर्ड अकाउंटेंट लगा हुआ है, क्योंकि इसके बिना काम होगा नहीं।
ओके इस बैलेंस शीट को अब आपने प्रेम करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उससे प्रेम जागृत करें। बोले हाँ ये हमारा, मैं तो कह रहा हूं खड़े होकर नमस्ते करो इसको, ठीक है। चलिए और देखें जरा, ये देखो कैश फ्लो, ये भी आप सीखेंगे। ये कैश फ्लो दिखा दो। ये कैश फ्लो है, ये भी आपको हम कैश फ्लो बनाना सिखाएंगे। हमारे पास ये कोर्स का पार्ट है, ये भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा ये नोट्स कैसे बनते हैं, ये नोट्स भी सिखाएंगे। और अब आपको तो मैं AS1 के ऊपर ले जाऊं ना, कि AS1 में इसने कहीं ना कहीं, चलो मैं अभी ढूंढ रहा हूं, लेकिन ढूंढते ढूंढते मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया। मुझे दिखाओ क्या इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, मैंने नाम ध्यान नहीं दिया कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक ही जगह पर सारी की सारी सिग्निफिकेंट पॉलिसी दिखा रखी होंगी? द आंसर इज यस। मैं वही खोज रहा हूं कि स्क्रॉल करके कि वो कहां पर है। ओके तो आपको वही दिखाएंगे। वापस दिखा दीजिए। तो मिल जा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर, मिल जा। देखो ऐसे और भी है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का डिस्क्लोजर आ गया, ठीक है। मिल जा, जल्दी जल्दी आ जा। ये AS 18 का डिस्क्लोजर है भाई, जल्दी जल्दी आ जा, बच्चे वेट कर रहे हैं। और ये लो। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देख ले जरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम क्या है? ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट सपन वासा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये उनकी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है साथ में, ठीक है। अच्छा और ये देखो, पढ़ो जरा फटाफट से, ये क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मुझे दिखाओ। इसका मतलब ये कि ये है जो आपका, ये बताओ ये डिस्क्लोजर क्यों कर रहा है सपन? क्या नाम था उनका नाम था सपन वासा। तो ये क्यों डिस्क्लोजर कर रहा है, फटाफट से बताओ क्यों डिस्क्लोजर कर रहा है? ये सपन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, AS1 की रिक्वायरमेंट है। अगर वो ऐसा ना करे तो बताओ क्या होगा? अगर ये डिस्क्लोजर ना करे वो CA फॉर्म, तो क्या होगा? तो इंस्टीट्यूट उस CA फॉर्म पर एक्शन ले सकता है। आप मेरी बात समझ रहे? अच्छा पुरुषोत्तम पूछ रहे हैं क्या ये डेमो क्लास दोबारा भी रिपीट की जाएगी? ऑफ कोर्स रिपीट तो होगी, बट वो रिपीट फिर ना लास्ट में होगी। ओके पुरुषोत्तम, जिन बच्चों ने आज पढ़ लिया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, फिर उनको दोबारा से 18 तारीख को ही थोड़ा ना पढ़ा देंगे, उनको हम थोड़े टाइम बाद फिर कहेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे। ओके तो आप इसलिए निश्चिंत होकर, पहली बात आप समझ लो आपकी क्लास आज से स्टार्ट हो गई है, बस 1-1 घंटे की है, वैसे ज्यादा लंबी होती है, ये 1-1 घंटे की है, ठीक है। तो अटेंड करो नॉर्मल क्लास। नहीं कर सकते तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना इसी क्लास की। अगर तुम नहीं देख सकते, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं सारे बच्चे कि सर अगर हम लाइव क्लास नहीं देख पा रहे या हमारा इंटरनेट डाउन हो गया या सोए रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्लास खत्म होगी 10 मिनट बाद ये क्लास आपके पास फिर से LMS पर आ जाएगी। और कहीं पर भी देखो, हमारे यहाँ कोई गूगल ड्राइव नहीं है, कोई पेन ड्राइव नहीं है, कहीं पर भी देखो, मोबाइल पर देखो, लैपटॉप पे देखो, डेस्कटॉप पे देखो। तो इसलिए इस सवाल को बार बार ना पूछे, अब इस चर्चा को बंद कर दे और अपना AS1 पर फोकस करें। ओके चलिए तो आइए देखें इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी कैसी है, ठीक है। आइए हाँ, राहुल एंड्रॉइड ऐप आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा, वो इस समय पब्लिश होने के लिए रिव्यू में गया हुआ है, अभी आप मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा, 18 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। आइए जरा मेरे साथ साथ देखो। जैसे ये पढ़ो, ये अकाउंटिंग पॉलिसी दिखाओ। जैसे ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में तो फिक्स्ड एसेट्स का मिल जाएगा। ये देखो, ये मैं अभी एग्जांपल भी ले रहा था। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन प्रो राटा बेसिस एट स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 हमारा कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 है, जैसे शेड्यूल 3 होता है ऐसे शेड्यूल 2 है। तो ये शेड्यूल 2 में वो कहता है ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अच्छी पॉलिसी है कि बुरी पॉलिसी है? फटाफट से बताओ।
हम डेप्रिसिएशन प्रो राटा चार्ज करते हैं। प्रो राटा का मतलब है अगर एसेट ड्यूरिंग द ईयर लिया है, मिडल में लिया है तो डेप्रिसिएशन प्रो राटा आधे साल की है, 9 महीने में लिया है तो 9 महीने के हिसाब से है। तो अनीश कुमार कह रहे हैं अच्छी है, अमन भी कह रहे हैं अच्छी है, अश्मित भी कह रहे हैं अच्छी है, वेरी गुड, आप सब कह रहे हैं पॉलिसीज अच्छी हैं, अभिषेक भी कह रहे हैं अच्छी है, अश्मित भी कह रहा है अच्छी है। अच्छा वैसे ये बताओ आप हमारी क्लासेस में ये अच्छी है कि नहीं ये पढ़ोगे या ये बनाना सीखोगे? जरा बताओ फटाफट से, हमारी क्लासेस में क्या सीखोगे? क्या मैं आपके साथ ये चर्चा करेंगे कि ये अच्छी पॉलिसी है कि बुरी पॉलिसी है? द आंसर इज नो। मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। अच्छा फिर ऑडिट वाले क्या करेंगे भाई? ऑडिट वाले क्या करेंगे? जब आपको ऑडिट कराया जाएगा तो वो इस पे टिप्पणी कराएंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है। और अगर ये बुरा होगा तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा? वो रिपोर्ट क्या कह देगा? बोलेगा भाई साहब मेरे को भरोसा नहीं इस कंपनी पर। आप मेरी बात समझ रहे? तो अकाउंटेंट इसको बनाता है, इसलिए मेरे से कभी ये चर्चा मत करना कि ये अच्छा है कि बुरा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं मेरा स्टैंडर्ड ये कहता है नंबर 1 डिस्क्लोजर करो। अच्छा बिखेर के डिस्क्लोजर करना है कि एक जगह डिस्क्लोजर करना है? मैं बिखेर बिखेर के सारी पॉलिसी कोई किसी कोने में फेंक दूं, कोई किसी जगह छाप दूं, कोई किसी जगह छाप दूं? एक जगह। क्या मिल्टन में भी एक ही जगह दिख रही है? हाँ एक ही जगह दिख रही है। तो आपको डिस्क्लोजर करना है, एक ही जगह करना है। सारी पॉलिसीज का करना है कि सिग्निफिकेंट का करना है? भाई मान लीजिए इस कंपनी को कहीं से डॉलर मिलते ही नहीं है और उसकी पॉलिसी भी डिस्क्लोज करना शुरू कर दे, डॉलर से इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी? भाई पॉलिसीज तो वही होंगी ना जो काम की है, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब आपको सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है एट वन प्लेस। ये आपके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको इस स्टैंडर्ड का बेसिक क्रक्स पहले बता दिया कि आप इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चर्चा में आपने मुझसे क्या क्या सीखा? आपने यह सीखा कि साहब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है उन्हें क्यों डिस्क्लोजर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है। वैसे अब आप शॉर्ट में बताओ कि क्यों डिस्क्लोजर करने के लिए कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ताकि लोग इस पर एनालिसिस कर सकें, भरोसा कर सकें, अच्छे बुरे का अपना विचार बना सकें। हमारा धर्म है इनको डिस्क्लोज करना। अच्छा सिग्निफिकेंट है कि नहीं इसका फैसला कौन करेगा? फटाफट से बताओ, सिग्निफिकेंट है कि नहीं इसका कौन फैसला करेगा? सिग्निफिकेंट है कि नहीं इसका फैसला करने वाला कौन है? हम लोग हैं। इसलिए हमारी भी ईमानदारी इन्वॉल्व है। अगर मान लीजिए हम ईमानदारी से सब डिस्क्लोजर नहीं करेंगे तो फिर क्या हम अडानी जैसी ही कंपनी का साथ दे रहे होंगे? अच्छा अब ना ये कोई ऐसे दिल से मत लेना, कुछ लोग कहेंगे कि आप अडानी के तो पीछे ही पड़ गए हैं। अडानी लेटेस्ट खबर चल रही है, आपको अडानी की खबरें पता है ना? अडानी का समस्या चल रही है, आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी और उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर भी सवाल उठ गए कि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसने 58 क्वेश्चन पूछ लिए कि इनके पास 58 क्वेश्चंस के जवाब नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसा ऐसा इशू चल रहा है और मैं उसी कंटेक्स्ट में आपके साथ बोल रहा हूं कि डिस्क्लोजर बहुत जरूरी होता है। अगर हम डिस्क्लोजर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी तो सारी हिंदी फिल्मों में ये होता है, जानबूझ के डिस्क्लोजर पहले होता नहीं, बाद में हीरो हीरोइन को कुछ बात पता चलती है, फिर उससे नई समस्या पैदा होती है और आखिरी तक आते आते डिस्क्लोजर पूरे हो जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। क्या यही कॉन्सेप्ट नहीं है हिंदी फिल्मों का भी? वो बताएगा ही नहीं वो उसकी माँ है, वो बताएगा ही नहीं वो उसका भाई है। एक पुलिस वाला बन जाएगा, एक चोर बन जाएगा, दोनों लड़ते रहेंगे, बाद में माँ कहेगी अरे बेटा मैं बताया ही नहीं, तुम दोनों भाई हो इसके अंदर। यू अंडरस्टैंड? तो ये डिस्क्लोजर का ही दुनिया है और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको पहली चर्चा मेरी समझ में आ गई है, डिस्क्लोजर बहुत जरूरी होता है और डिस्क्लोजर करने के पीछे क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है अगले मुद्दे की। ये स्टैंडर्ड किन पर अप्लाई होता है? ये स्टैंडर्ड किन पर अप्लाई होता है? अब मैं जो पढ़ाऊंगा ना, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अब सर उससे पहले जो बता रहे थे उससे पहले मैं आपका माइंड का एक बेस बना रहा था कि व्हाई दिस स्टैंडर्ड इज नीडेड।
ठीक है, बट ICAI इज नॉट गोइंग टू आस्क यू, कभी नहीं पूछेगा कि व्हाई AS1 इज नीडेड। लेकिन मैं आपको सीधा रट्टा नहीं लगाऊंगा ना, बोलूंगा AS1 जरूरी है साहब, इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, लोगों के लिए जरूरी है। और मैं अब बताने जा रहा हूं एकेडमिक पॉइंट्स कि आपको क्या करना है। सबसे पहला सवाल आप मुझसे पूछो, बोलो शर्मा जी ये बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कौन सी संस्थाओं पर अप्लाई होता है, मुझसे पूछो, पूछना पड़ेगा, जवाब हम तब देंगे। बोलो शर्मा जी ये तो बताया नहीं कि AS1 किन पर अप्लाई होता है, तो जवाब भी सुन लो। रिद्धि ने पूछ लिया, देवम ने पूछ लिया। अच्छा ये थोड़े से बच्चे ही खाली बात कर रहे हैं, बाकी सबके पास भी तो चैट की ऑप्शन है, वहां जाओ और चैट करो। उसमें क्या रुक क्यों जाते हो, पूछने में क्या दिक्कत है, कोई पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं पूछने में, पूछो, इंटरेक्शन करो, ठीक है। अगर डेमो क्लास में आपने सारी बातें नहीं समझी, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं कैसे बोलता हूं, उनके फीचर्स क्या है, मैं इनसे समझ पाऊंगा, तो फिर डेमो का फायदा क्या हुआ भला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्लाई होता है सभी संस्थाओं पर। मैंने कंपनी बोला कि संस्था बोला, एंटिटी। हाँ आकांक्षा कह रहा है सिर्फ अपना चैट शो हो रहा है, तो अपना ही शो होगा ना, मेरे से बात करने तो हम मेरा ही शो होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं बाद में बताऊंगा फीचर्स के बारे में ना, अभी आकांक्षा क्लास की बात करते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन पर अप्लाई होता है, सभी एंटिटीज पर अप्लाई होता है। लेकिन इतने पे बात खत्म नहीं हो रही, आगे भी कुछ बोल रहा हूं। सभी एंटिटीज जिन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ये बात तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली हो गई, मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा आपको कुछ लिखने की अभी आवश्यकता ये वाले पॉइंट की नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि आप एक बार अपने LMS पर देखो। रवि दिखाना जरा, LMS दिखाना एक बार। मैं भी यहां दिखा सकता हूं, लेकिन आप अगर शेयर कर दोगे LMS तो इसमें हैंड रिटन बुक देखो। आपके पास ये हैंड रिटन बुक है, ये हैंड रिटन बुक खोलो और ये बस स्क्रॉल, ये सारे के सारी क्लास के अंदर जो मैंने नोट्स लिखवाने थे आपके सामने दिख रहे हैं, ये आप भी खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा, फटाफट से फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, और थोड़ा सा नीचे चला गया रवि, बस। This accounting standard is applicable to all entities on which accounting standards are applied. हटा दीजिए। अच्छा आपके पास ना ये बुक्स मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, और अगर मान लो किताबें फिजिकली आपको मिलने में कुछ समय लग रहा होगा तो आप यहां से भी अपने पास सारा काम चला सकते हैं। 100% ऑल बुक्स ऑल चैप्टर्स आर अवेलेबल। ये नहीं, आपको ऐसा नहीं कि हम बोले पहला ही चैप्टर मिलेगा, अभी हो सकता है आपके LMS पे बाकी चैप्टर्स अपलोड ना हुए हो, सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे और आपको इनका प्रिंटेड फॉर्म भी मिलेगा। बट प्रिंट चूंकि हो रही हैं किताबें, इसके अंदर आपको 20-25 तारीख आ जाएगी, इसका मतलब 20-25 फरवरी तक आपको बुक्स मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलेंगी, तब तक आप इनसे काम चलाएंगे, ठीक है। तो बताओ पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट मैंने लिखा है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज ऑन विच AS अप्लाइज। तो सवाल उठता है एंटिटीज में क्या कंपनीज भी हैं और नॉन कंपनीज भी हैं? द आंसर इज यस, कंपनीज भी हैं और नॉन कंपनीज भी हैं। कुछ कंपनीज पर, सर्टेन कंपनीज पर इंड AS अप्लाई होते हैं, सर्टेन कंपनीज पर AS अप्लाई होते हैं, सर्टेन पर AS अप्लाई होते हैं। ये कैसे पता चलेगा किस पर इंड AS अप्लाई होते हैं और किस पर AS अप्लाई होते हैं? ये आपकी मेन क्लास जब हम लेंगे वहां आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे, आज मैं उसे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ओके। इसका मतलब आपको कुछ कंपनियों पर इंड AS अप्लाई हो रहे हैं और कुछ कंपनियों पर AS अप्लाई हो रहे हैं, नॉन कंपनियों पर सिर्फ AS अप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ AS किन पर एप्लीकेबल है? क्या AS सभी कंपनियां और सभी नॉन कंपनियों पर अप्लाई होते हैं? द आंसर इज नो। किन पर अप्लाई हो रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं ऑन ऑल
नॉन कंपनीज जैसे पार्टनरशिप फर्म, जैसे ट्रस्ट, जैसे सोसाइटी, ठीक है ना, सभी नॉन कंपनीज पर अप्लाई हो रहे हैं और कुछ कंपनीज पर अप्लाई हो रहे हैं, कुछ कंपनीज पर अप्लाई हो रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो जिन पर हमारे एएस अप्लाई होते हैं उन केसेस में AS1 मैंडेटरी है, उनको लगाना पड़ेगा, यानी एएस मैंडेटरी है ऑन ऑल एंटिटीज ऑन विच एएस इज एप्लीकेबल। तो ये एएस किन पर अप्लाई नहीं होगा? जिन पर इंड एएस अप्लाई होते हैं उन पर ये AS1 अप्लाई नहीं होगा। क्या आपको मेरी पहली बात समझ में आ गई? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर या अडानी पर इंड एएस अप्लाई होते हैं, तो मुझे ये बताओ क्या उन पर AS1 अप्लाई होगा? द आंसर इज नो। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और अडानी पर उनको अपने पास इंड एएस लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि इंड एएस क्या होते हैं। ईश्वर ने पूछा है कि इंड एएस क्या होते हैं। इंड एएस बेटा हम अपनी ना 18 तारीख वाली क्लास में लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं अपना एक टॉपिक ना बीच में से पढ़ा रहा हूं, तो अपनी मेन क्लासेस जो होंगी ना वहां बताएंगे, तो अभी मैं उस पर ना अभी टाइम लगा नहीं पाऊंगा इंड एएस के ऊपर, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइमिंग समझ लो कि जैसे आपके पास एक एंड्रॉइड होता है और एक एप्पल होता है, ऐसे ही सब समझ लो, दो चीजें होती है। तो आप एएस अब पढ़ रहे हैं, आप इंड एएस नहीं पढ़ रहे हैं, वो कुछ और चीज है, ठीक है। पीएफ मतलब पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अनन्या ने पूछा पीएफ का क्या मतलब है? पीएफ मतलब पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आपसे कहा AS1 सब पर अप्लाई होता है जिन पर AS अप्लाई होते हैं। आइए हम और भी आगे समझें। दूसरी बात, इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? इस स्टैंडर्ड का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सवाल है अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? सवाल है अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? आइए अब हम इसको जरा आपके साथ एक एक करके डिस्कस करें। बस सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए इधर देखें। दिखाइए जी। आपको ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। ये स्टैंडर्ड का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज, और मैंने आपसे कह दिया ये अप्लाई होगा ऑन ऑल एंटिटीज जिन पर AS अप्लाई होते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या मतलब है? देखो, पॉलिसीज का मतलब तो ये आपको पहले से ही पता है। पॉलिसीज का क्या मतलब होता है? पॉलिसीज का मतलब होता है नीति। अब नीति को कैसे लिखते हैं, चलो बिफोर द टाइमिंग छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब हमारे उसूल, हमारे जो हमने असूल बना रखे हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? जो अकाउंट्स के हमने पॉलिसीज बना रखी हैं। तो इनको अगर हम समझें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारे पास स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ध्यान से पढ़िए, ये डेफिनेशन आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods applied in preparation and presentation of financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। वो कह रहा है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब इन्हें कैसे बनाया जाता है, और इसकी प्रेजेंटेशन कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, उसके कंटेक्स्ट में जो नियम और कायदे कानून है वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। तो अकाउंटिंग का क्या मतलब हो गया? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए जो आपके पास नियम है वो है, जैसे कि these are the rules applied in preparation of financial statements, जैसे कि entity values stock at cost और NRV whichever is lower। NRV की फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या ये आपने रूल बचपन में सीखा था कि हम अपने स्टॉक को लोअर लेंगे कॉस्ट का? आप में से बहुत सारे बच्चे इसे मार्केट वैल्यू समझ लेते थे। पंकज, मुझे आपकी क्वेरी समझ में नहीं आई, और अभी मेरे को लगता नहीं कि हम गूगल ड्राइव की बातें बीच में करें। हम क्लास चल रही है हमारी, ठीक है, तो हम वही बात करेंगे। तो भावेश ने कहा सर हमने ये 11th में पढ़ा था, आकांक्षा ने भी पढ़ा हुआ है, अभिषेक ने भी पढ़ा हुआ है,
और अनीश कुमार ने भी पढ़ा हुआ है कि ऐसा ऐसा रूल था कि हम इसको अपने पास ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, हम स्टॉक को इन दोनों का लोअर लेंगे, इन दोनों का लोअर लेंगे। ये एक नियम है, ये एक नियम है। ये नियम किसके लिए उपयोग में लाते हैं? इस नियम के हिसाब से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो ये क्या है? दिस इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। इसे क्या बोलेंगे? दिस इज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या मतलब हो गया? अकाउंटिंग पॉलिसीज का ये मतलब हो गया कि आप अपने पास जिन रूल्स का पालन करते हैं, हम उन रूल्स को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई होप अपने पास यहां तक बात समझ में आती है। शशांक कह रहे हैं कि सर हम इसको लोअर क्यों लेते हैं? दिखाओ शशांक, ये बड़ा कर दीजिए। हम लोअर इसलिए लेते हैं, हमारी पॉलिसीज के अंदर प्रूडेंस भी एक चीज होती है। अभी एएस पढ़ेंगे तो आगे आएगा, और अभिषेक ने आंसर भी दिया, क्योंकि हम प्रूडेंट होते हैं। तो प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी। जैसे मान लीजिए, अगर हम अपने पास कोई कमाई हुई भी नहीं और हम दुनिया को कह रहे हैं कमा लिया कमा लिया कमा लिया, तो लोग धोखे में पड़ जाएंगे ना। तो इसका मतलब हम कंजर्वेटिव होते हैं बाय नेचर। हम कहते हैं पहले वो चीज हो जाए हम तभी बात करेंगे, इसे बोलते हैं प्रूडेंस। तो ये लोअर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारे स्टॉक की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है, तो इसका मतलब ये घाटे में बिकेगा। तो जब घाटे में बिकेगा तो इसका घाटा होने वाला है। जब होने वाला है तो हम कहते हैं घाटा अगले साल का होने वाला है, तो आज ही क्यों ना बुक कर दो, क्योंकि घाटा है। प्रॉफिट होता तो हम रोक देते कि नहीं नहीं लोअर लेंगे भाई। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो कॉस्ट पे लेंगे। लेकिन घाटा होने वाला है तो हम आज ले लेंगे। तो इसका मतलब अभिषेक, हम लोग प्रूडेंट हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। बिल्कुल ठीक, अनन्या ने भी ये कहा। आद्यन बेटा, अब इस समय तो क्लास चल रही है, तो आपको इसमें आप फोन कर रहे हैं तो कोई फोन पे तो कोई जवाब मिलेगा नहीं ना उसके अंदर। और तुषार, अगर ऑडियो नहीं आ रहा है लैपटॉप के ऊपर, तो आपको ऐसी स्थिति में अपने लैपटॉप का ही ऑडियो चेक करना है, ठीक है, क्योंकि वही स्विच ऑफ किया हुआ है आपने। तो वापिस आइए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स हमारे होते हैं जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि मैंने ये रूल बताया। अच्छा, ये रूल था हमारे पास, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये बताना, महात्मा गांधी जी का भी एक प्रिंसिपल था। उनका प्रिंसिपल था, अगर कोई आदमी हमको इस गाल पे चांटा लगाए तो क्या प्रिंसिपल था, मैं भूल गया। उनका भी एक प्रिंसिपल था। वो कह रहे थे अगर इस गाल पे किसी ने चांटा लगाया तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। ये उनका प्रिंसिपल था। ठीक? तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक प्रिंसिपल था। दिस इज अ प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा, ऊपर पढ़ना, हमने क्या बोला था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल तथा मेथड्स। अब मैं आपको बता रहा हूं कोई मेथड्स। क्या आपने फीफो सुना हुआ है? फीफो, लीफो, ये स्टॉक को वैल्यू करने के मेथड्स होते हैं। लीफो, फीफो, ये स्टॉक को वैल्यू करने के मेथड्स होते हैं। फाउंडेशन में भी आप पढ़ के आए हुए हैं। वेरी गुड, सब बच्चे कह रहे हैं हमने ये पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताओ, ये जो मेथड है, क्या ये मेथड भी अकाउंटिंग पॉलिसी होता है? ऊपर डेफिनेशन पढ़िए और मुझे बताइए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये भी फीफो, लीफो या इस तरह की कोई बात, क्या ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा? द आंसर इज यस। सोनम, शशांक, विंध्या, आयुष, सब बच्चों ने कहा कि यस, ये भी हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन है, ये भी हमारी पॉलिसीज है। तो ये बताओ पॉलिसीज क्या होंगी? मान लो ये मेरे को बैलेंस शीट मुझे दिखाओ, मुझे ये बैलेंस शीट बनानी है, मुझे फटाफट से जवाब देना। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, मैं इसका क्या फॉर्मेट रखूं? क्या ये भी पॉलिसी है? प्लीज टेल मी। मैं कैसे इसका ढांचा बनाऊं? क्या ये भी पॉलिसी है? द आंसर इज यस। क्योंकि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, तो बैलेंस शीट बनाने में जो आप बनाने के वक्त आपको दिक्कत आ रही है वो भी, और प्रेजेंटेशन, ये सब आपकी पॉलिसीज है।
अच्छा, बनाते वक्त अगर आपको कोई नियम का पालन करना पड़ रहा है कि इसका लोअर लूं कि हायर लूं, ये करूं कि ना करूं, ये क्या है? प्रिंसिपल्स है। ये क्या है? प्रिंसिपल्स है। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, ये मेथड्स है। बात समझ में आती है? करूं कि ना, ये करूं कि वो करूं, ये कैसी मुश्किल, हाय। ये करूं या ये करूं, ये कैसी मुश्किल, हाय। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया कि हमको एक चुनाव करना पड़ रहा है। चुनाव करना पड़ रहा है तो ये क्या बन गया हमारे पास? जहां चुनाव आ गया कि ये करूं कि वो करूं, वो सब क्या है? वो सब आपके प्रिंसिपल्स हैं। ये कैसे करूं, ये सवाल आ गया। ये कैसे करूं तो ये मेथड आ गया। अच्छा, ये ऐसे करूं, बैलेंस शीट टी फॉर्म में बनाऊं या हॉरिजॉन्टल में बनाऊं, ये क्या है? प्रिंसिपल। प्रिपरेशन का या प्रेजेंटेशन का? फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ। मैंने कहा बैलेंस शीट टी फॉर्म में बनाऊं या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाऊं, सॉरी वर्टिकल फॉर्म में बनाऊं। मैंने कहा ये एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल किसका है? ये प्रेजेंटेशन का है। स्टॉक को मैं कॉस्ट पे लूं या एनआरवी पे लूं, विच एवर इज लोअर पे लूं या हायर पे लूं, ये चुनाव करना पड़ रहा है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। किसका? प्रिपरेशन का या प्रेजेंटेशन का? ये किसका है? वेरी गुड। मेरे पास सबके आंसर आए हैं। महानिया, देवांग, मैं नाम अगर गलत बोल दूं तो क्षमा कर दीजिएगा, अनीश, अभिषेक, भावेश, अब जाकर आप लोगों ने आंसर देने शुरू किए। पहले तो आप आंसर ही नहीं दे रहे थे। कंचन, हर्षित, महक, वेरी वेरी गुड। इसमें एक एक्सेप्शन है, कहो तो बता दो। कैसे करूं में एक एक्सेप्शन है, वो कहो तो बता दो। वो है डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड को 2016 तक, 2016 में तुम 7वीं 8वीं में रहे होगे शायद, जब तुम्हें मास्टर जी बहुत गालियां देते थे। खैर गालियां तो अभी भी पड़ती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब एक चेंज आया। चेंज क्या आया? डेप्रिसिएशन का मेथड पॉलिसी नहीं रहा। ओ माय गॉड! इसका मतलब अगर मैं कहूं स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड्स, ये डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पॉलिसीज। अब मुझसे सवाल पूछो क्यों, कि ये क्यों नहीं है भाई? जैसे फीफो एक मेथड है, लीफो एक मेथड है, तो एसएलएम भी तो एक मेथड है, फिर ये पॉलिसी क्यों नहीं है? भावेश, जयप्रकाश, रिद्धि, सबने कहा क्यों क्यों क्यों। के पीछे हम लोगों ने इंटरनेशनल अपने आप को कंप्लाई किया है। इंटरनेशनली डेप्रिसिएशन के मेथड को एस्टीमेट माना जाता है। इसका मतलब इंटरनेशनली डेप्रिसिएशन के मेथड को क्या माना जाता है? डेप्रिसिएशन के मेथड को एस्टीमेट माना जाता है, पॉलिसी नहीं माना जाता। अब आप कहेंगे सर ये एस्टीमेट क्या होते हैं? एस्टीमेट का डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, वो उसमें मिल्टन वाले ने स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ था, क्या आपको याद है? मिल्टन वाले ने स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ था। क्या वो डिस्क्लोजर जरूरी है? द आंसर इज नो। वो जरूरी नहीं था, वो फालतू डिस्क्लोजर था। 2016 से डेप्रिसिएशन मेथड पॉलिसी रहा ही नहीं। क्या बन गया? एस्टीमेट बन गया। क्यों बन गया? इंटरनेशनल सिनेरियो में। सर पर इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या वो पॉलिसी नहीं है? नहीं है, इंटरनेशनल वो पॉलिसी में नहीं है। अब आपका सवाल बदल जाना चाहिए और आपको कहना चाहिए इंटरनेशनली डेप्रिसिएशन मेथड पॉलिसी क्यों नहीं है? मुझसे पूछो इंटरनेशनली ऐसा क्यों नहीं है। हाँ, मुझसे पूछो। हाँ, रिद्धि ने कहा बताओ बताओ। तो रिद्धि, इंटरनेशनल में IFRS अप्लाई होते हैं, हमारे यहां पर उनका स्वरूप जो है वो इंड एस है। इसका मतलब जो पॉलिसीज ध्यान से देखोगे तो आपको माहौल समझ में आएगा। ये पूरा विश्व है। विश्व में बताओ टोटल कितने देश हैं? लगभग डिस्प्यूटेड प्लस नॉन डिस्प्यूटेड जोड़ के। भाई जैसे बड़े सारे एरियाज हैं, बालूचिस्तान है, भाई वो अलग देश है कि पाकिस्तान का है, ये पता नहीं है ना, तो झगड़े वाला है। ऐसे ही चीजों को हम इकट्ठा ही कर दें तो विश्व में कितने होते हैं? 200
टेरिटरीज है, मैं देश नहीं बोलता, 200 टेरिटरीज हैं जो कुछ में उसमें से डिस्प्यूटेड है। इनमें 150, मैं देश ही बोल दूं 1 मिनट के लिए, 150 देशों में क्या अप्लाई होते हैं, फटाफट से बताओ क्या अप्लाई होते हैं? आईएफआरएस अप्लाई होते हैं। 50 को छोड़ देते हैं, 50 पे कुछ अपना अपना अपने अपने स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, अपना अपना स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, ठीक है ना। इंडिया किस में है? इंडिया इसमें है। ओ, और तुम्हारा प्रेमी पाकिस्तान किस में है? इसी में है। अच्छा सर, श्रीलंका किस में है? इसी में है। और किसी का पूछना है क्या? सर यूरोप कहां पर है? यूके कहां पर है? यूरोप वर्ड तो ज्यादा हो जाएगा, यहां पर है। चाइना कहां पर है? यहां पर है। मैं एक देश नहीं लिख रहा। हाँ, नेपाल कहां पर है? नेपाल यहां पर है। एक देश नहीं लिख रहा, बहुत बड़ा देश है वो, उसका नाम है अमेरिका, यूएसए। ओ माय गॉड, अमेरिका में अभी तक आईएफआरएस नहीं आए हैं। अच्छा, जब आए आईएफआरएस तो इन्होंने एज इट इज अप्लाई कर दिए, 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 पर इंडिया वालों ने एज इट इज अप्लाई नहीं किए। ओ माय गॉड, इंडिया वालों ने आईएफआरएस को डिट्टो कॉपी नहीं किया, उन्होंने उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क रख दिया कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है। कुल मिलाकर 9 फर्क हैं। कितने? 9 जगह पे फर्क डाल दिया, ठीक है। और इसके 9 फर्क तो मुख्य हैं, 9 फर्क मुख्य हैं, और कुछ छोटे छोटे फर्क हैं जो प्रभावशाली नहीं है, ओके। 9 मुख्य जगह पे प्रभाव डाल दिया, और उनको हमने अपने पास क्या नाम दे दिया? इंड ए। ओ माय गॉड, खड़े होके नमस्ते करें, सीए फाइनल में आपने इंड एस पढ़ने हैं। अच्छा, जब इंड एस आए उससे पहले इंडिया में क्या था? उससे पहले इंडिया में क्या था? उससे पहले इंडिया में थे एएस, वो तुम्हें इंटर में पढ़ने हैं, क्योंकि हमने क्या इंड एएस सब पे लगा दिए? जरा बताओ, क्या हमने इंड एएस सब पे लगा दिए? अगर सब पे इंड एएस लग जाते तो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। अगर सब पे इंड एएस लग जाते तो तुम्हारे को इंटर में एएस ना पढ़ने पड़ते, फिर एएस खत्म हो जाते, फिर एएस का झंझट ही खत्म हो जाता। पर चूंकि अभी हिंदुस्तान ने कहा नहीं नहीं भाई, इंड एएस बड़े पंगे वाले हैं, सब पे नहीं लगा सकते हैं, हमारे यहाँ छोटे व्यापारी ज्यादा हैं, सब पे नहीं लगा सकते हैं, तो इंडिया ने अपना देसी वर्जन भी रखा हुआ है। देसी वर्जन क्या हो? जैसे हमारे घरों में क्या होता है, मेरे घर में तो है, मेहमान आते हैं तो अलग कटलरी में मेरी पत्नी खाना खिलाती है। जिस दिन मेहमान आते हैं उस दिन तो अलग थाली में खाना आता है, और जब मेहमान नहीं होते हैं तो वो स्टील की थाली में आता है। मैं एक दिन पूछ ही डाला, मैंने कहा कमाल है भगवान, मेरे को तुम स्टील की थाली में खाना खिला रही हो, कल हम तुम्हारा भाई आया हुआ था मिलने के लिए, तुमने तो बड़े कांच के चम्मच और कांच का तुमने निकाला था सब कुछ। ने कहा कांच के बर्तन हर पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं, समझ में आ रही है? वैसे ही इंड एएस कुछ सोफिस्टिकेटेड है, सब पर अप्लाई नहीं होगा, कुछ एक पर होता है, कुछ एक पे नहीं होता। अब आप सुनिए, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज डेफिनेशन, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन, और जो हमारे इंड एएस है इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन में फर्क है। सारे बोलो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? यहां अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब अलग है, यहां अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब अलग है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में डेप्रिसिएशन इज नॉट पॉलिसी, डेप्रिसिएशन मेथड लिखना चाहिए, डेप्रिसिएशन मेथड इज नॉट पॉलिसी। अच्छा, हमारे देश के अंदर हम कहते थे डेप्रिसिएशन इज पॉलिसी। क्या इंडिया में ही थोड़ा सा ज्यादा अजीब नहीं हो गया कि एक जगह पर हम बोलते हैं ये पॉलिसी नहीं है, एक जगह पर हम बोल रहे हैं पॉलिसी है?
तो 2016 में इस समस्या का 2016 में कौन आए थे हमारे देश में? अंग्रेज आए थे कि इंडियंस आए थे? 2016 में हमारे देश में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे कि इंडियंस आए थे? इंडियंस आए थे। तो हमने उस समय क्या कर दिया, हमने अपने पास थोड़ा सा तो इनको ट्यून किया, थोड़ा सा इनको ट्यून किया, और यहां कह दिया डेप्रिसिएशन मेथड इज नॉट पॉलिसी। क्या आपको समझ में आ गई कि हमने ऐसा क्यों किया? ताकि अंतर्द्वंद खत्म हो जाए। यानी मुख्य रूप से जो बातें अखरती हैं, क्लैश करती हैं, उन्हें ठीक कर दिया गया। क्या आपको आइडिया लग गया? तो हमने क्यों आपको एक्सेप्शन बोली कि कोई आपसे पूछे कि डेप्रिसिएशन मेथड, फटाफट से बताओ। डेप्रिसिएशन, आपको डेप्शन के मेथड पता है कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी। क्या यूजफुल लाइफ भी डेप्रिसिएशन मेथड होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो लाइफ होती है। ओके, तो अगर कोई डेप्रिसिएशन मेथड था तो 2016 से पहले क्या बोलते थे उसको? 2016 से पहले, डेट है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2016 से पहले क्या बोलते थे? बोलते थे पॉलिसी है। ठीक है, तुम्हारे को ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो तुम्हें ये कह देंगे कि ये एक पॉलिसी है। और आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो आज कोई पूछे तो क्या ये पॉलिसी है, द आंसर इज नो। आज ये पॉलिसी नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एग्जैक्ट मीनिंग। अच्छा, एक छोटा सा, क्या मैं अपने पास पॉल कराऊं, आपसे क्वेश्चन पूछूं एक छोटा सा? वैसे तो चैट पे सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। फटाफट से दिखाओ जी, पहला क्वेश्चन दिखाओ। और आप सब अपने अपनी स्क्रीन पर रेडी हैं क्या अपना आंसर देने के लिए? फटाफट से बताओ, क्या आप सब रेडी हैं अपना आंसर देने के लिए? सौरभ कह रहा है हाँ, अभिषेक कह रहा है तैयार है, जयप्रकाश भी रेडी। दिखाओ जी, बच्चों को सवाल दिखाओ फटाफट से। आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। आपको सिर्फ 1 का आंसर देना है, 2 का आंसर नहीं देना है। यस और 2, यस और नो, इसका आंसर दो फटाफट से। हम ये टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमको भी सीखना है अपने पास। ठीक है, तो आप सबने अपने पास अगर मान लो आंसर दे दिया हो तो मुझे बताइए। तो अभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, मेरे पास अभी सब बच्चों का आंसर नहीं आया है। और इसके अलावा ईश्वर ने हम सबको आंसर कुछ भेजा है, वेरी गुड ईश्वर। और इसके अलावा सभी बच्चे आंसर नहीं दे रहे अभी भी। क्वेश्चन को पढ़ ले। अ कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, इट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द एसेट, इज इट चेंज इन पॉलिसी? इसमें एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है। अच्छा, टोटल 97 स्टूडेंट्स थे जो आंसर दे सकते थे, पर उनमें से सिर्फ और सिर्फ कितनों ने आंसर दिया है? 25 लोगों ने आंसर दिया है अभी तक। ठीक है, और हमने अब पोल अभी भी चल रहा है वैसे तो, लेकिन कुछ बच्चे शायद देख सकते होंगे। तो हम अभी देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इसमें से आंसर और देखते हैं, क्योंकि पोल हमारे लिए भी नई चीज है, हम भी देख रहे हैं। हालांकि वैसे इससे अच्छा तो मैं चैट करवा लेता हूँ, ये पोल तो एक नया फैशन आ गया। अच्छा, एक दो नालायक अभी भी आंसर देखने के बाद भी आंसर गलत दे रहे हैं, वो भी आंसर गलत दे रहे हैं। खैर, अच्छा एक देखो, कुछ बच्चों ने तो नीचे वाला आंसर भी दे दिया जो मैंने आपसे मांगा ही नहीं था। वो आंसर तो आपको देना नहीं चाहिए था। एनीवे, तो मैं अपने पास अभी भी, क्योंकि कुछ बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, 36 बच्चे अब तक आंसर दे चुके, लेकिन अभी भी 100 के आसपास स्टूडेंट्स थे, लेकिन सब आंसर नहीं दे रहे हैं। अभी वो देख रहे हैं, अभी चीजों को समझ रहे हैं, तो उनको टाइम दे रहा हूँ समझ। एनीवे, हम पोल को एंड कर रहे हैं यहाँ पर। और रिजल्ट्स शेयर करते हैं आपके साथ। तो आप देखिए, इसमें से 86% और 14% ने आंसर दिया है, और नीचे भी कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। बट एनीवे, यू आर गोइंग द पोल रिजल्ट्स। ओके, चलिए, तो मैं अभी पोल रिजल्ट्स यहीं तक कर रहा हूं। आपको अभी आपके साथ कल और भी चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी रेज हैंड मत चालू करना भाई, रेज हैंड भी चालू मत करना, हमको भी पहले रेज हैंड सीख लेने दो, हम भी सीख रहे हैं कुछ चीजों को। अच्छा, अब आप ये क्लास जो खत्म होगी, तो ये आप क्लास बाद में जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। एक ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हमारी क्लास में मान लो मैंने आपके साथ 90 क्लासेस ली, तो आप 180 कोई भी क्लासेस देख सकते हैं। 180 कोई भी क्लासेस देख सकते हैं।
ओके, ये और उसमें भी टाइम होता है ना, इसका मतलब ये है कि आपको 180 का जितना टाइम है उतने मिनट्स तक आप कोई भी क्लास देख सकते हैं। मान लो आपको आज की क्लास को फिर से देखना है तो स्क्रॉल करके वही पार्ट देखो, आलतू फालतू बात हटा के जहां पर आपको समझना था वो वाला पार्ट देखो। सेव योर टाइम, अपना टाइम सेव करो। 450 दिन तक की वैलिडिटी है, अगले 450 डेज तक, यानी मई 2024 तक आप इन क्लासेस को व्यू कर सकते हैं। कोई आपको टेंशन नहीं है। सारी बुक्स इसके अंदर आपके पास एलएमएस पर अवेलेबल है। कोई भी चीज आप इन्हें अपने मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं, कोई भी ऐप आईओएस का हो या एंड्रॉयड का हो उन पर भी देख सकते हैं। आईओएस का ऐप हमारा 1 अप्रैल तक आएगा, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप हमारा इसी अगले हफ्ते तक आ जाएगा। और इसके अलावा हम आप अपने पास एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, आप चेक कर ले, हमारे पास सब चीजें इसी एलएमएस पर हैं। इसी क्लास के नीचे एक डिस्कशन फोरम है, तो आप आपस में बात करना चाहते हैं दो बच्चे, तो आप डिस्कशन फोरम में जाकर अपनी कोई बात लिखो, आपके दोस्त उस पर रिप्लाई करेंगे। ओके, तो अपने दोस्त से पूछो, जैसे कि अनन्या आप उसमें कोई लिखो जरा डिस्कशन फोरम में जाकर कोई चीज, तो आप अपने पास क्या करेंगे, आप अपने पास जब जैसे ये देखो, यहाँ जाकर अपने डिस्कशन में जाकर कोई बात लिख सकते हो। ओके, अच्छा आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी तो बुक मार्क कर लो, यहाँ पर जाकर आप उस क्लास को बुक मार्क कर लो, ये फेवरेट क्लास हो गई। तो उसके अंदर आप अपने पास देखो दीपक ने लिखा है, हेलो लिखा है सब बच्चों को, तो आप चाहें तो अपने पास इसके अंदर डिस्कशन में जाकर आप कोई क्वेरीज डिस्कस कर सकते। ओके, मयंक कह रहा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाओगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, एक हमने बनाया भी है, बट मुझे लगता है कि टेलीग्राम ग्रुप में ना वो क्वेरीज जो हैं फिल्टर आउट नहीं होती। मयंक देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे मान लो आप AS1 घर में पढ़ रहे थे, आपकी उसमें क्वेरी आई, तो टेलीग्राम ग्रुप में तो वो क्वेरी पता नहीं कब डिस्कस हुई होगी। तो आप अपने पास